नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 9th विज्ञान विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 3 के परमाणु एवं अणु चैप्टर का, जिसमें आज हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, यह है आपका अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और पिछले तीनों भाग के वीडियोज़ में हम लोगों ने इस अध्याय को अच्छे से समझ लिया था, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के जो लास्ट में ये देखिए अभ्यास प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। कुल देखिए इसमें 11 प्रश्न है। इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग इस 11वें प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, आपसे अनुरोध है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इस अध्याय को, तीनों पार्ट को अच्छे से देखा है वीडियो, तो आप कोशिश करें खुद से हल करने का। आपसे नहीं बने तब आगे आप इसका हेल्प लें। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं कुछ करेंगे आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से नहीं आएगा। आप इस वीडियो से देखने के बाद, समझने के बाद भी आप खुद से ही हल करें, खुद से ही प्रयास करें हल करने का, तब जाके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। देखिए, एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और बोरोन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और उसका द्रव्यमान कितना है, 0.24 ग्राम। ठीक, और वैज्ञानिकों ने जब उसको विश्लेषण किया, उसको तोड़ा, तो पाया कि उसमें 0.096 ग्राम क्या है, बोरोन है, और 0.144 ग्राम क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। ठीक, आपको यह ज्ञात करना है कि इस यौगिक में 0.24 ग्राम का जो यौगिक है, इसमें कितना परसेंट बोरोन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप आपको ज्ञात करना है, यानी कितना प्रतिशत बोरोन और कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। ठीक, देखिए पहले प्रश्न में ऑक्सीजन और बोरोन युक्त यौगिक का जो द्रव्यमान है वह कितना है, 0.24 ग्राम है। ठीक है, और इस यौगिक में बोरोन का द्रव्यमान है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 0.144 ग्राम। ठीक, आपको यह पता करना है कि बोरोन कितना प्रतिशत है इस पूरे यौगिक में, और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है इस पूरे यौगिक में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए, जैसे हमको बोरोन का प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो बोरोन कितना है, 0.096 ग्राम, इसको हम ऊपर लिख देंगे। ठीक, अच्छा, कुल यौगिक का द्रव्यमान कितना है, तो कुल को हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। ठीक, और गुना कर देते हैं कितना से, 100 से। तो ऐसा करने से हमको क्या निकल जाता है, उसका प्रतिशत निकल जाता है। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी उपाय करेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने में, है ना। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 0.144 ग्राम। ठीक, अच्छा, कुल द्रव्यमान कितना है, 0.24 ग्राम। ठीक, और इसको गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा ऑक्सीजन का प्रतिशत निकल जाएगा। किसी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए हम इसी तरीका का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ नीचे में कितना से गुना होगा, दशमलव का बदला 1 हो जाता है, और इसके बाद 1, 2, 3 अंक है तो 3 को सोना हो जाएगा। ठीक, वैसे ही यह दशमलव हटेगा तो इधर ऊपर में गुना हो जाएगा, दशमलव का बदला 1, और इसके बाद 1, 2 अंक है तो 2 को सोना। ठीक, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए, और 24 से यह 4 मरतबे कट जाएगा, है ना, 24 चौका 96। अब आप इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4 गुने 100 बटा नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक, गुने 100। ठीक, अब आप इस 2 को सोना को आसानी से काट सकते हैं, और इस सोना से इस सोना को आसानी से काट सकते हैं। आपका यह हो जाएगा 4 गुने 10, यह हो जाएगा 40%। बोरोन का प्रतिशत कितना होगा, 40%। ठीक, वैसे ही हम ऑक्सीजन का भी परसेंट निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, यह दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ गुना 1 हो जाएगा, और 1, 2, 3 को सोना है, 3 को अंक है तो 1, 2, 3 को सोना। वैसे ही इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 1 हो जाएगा, और इसके बाद 2 अंक है तो 2 को सोना। ठीक, 24 से यह कट जाएगा 6 मरतबे, 24 छक 144 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 को सोना से यह 2 को सोना कट जाएगा, और इस 1 को सोना से यह 1 को सोना कट जाएगा। यह 6 से 10 में जब गुना होगा तो यह हो जाएगा 60। ठीक, तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना हो जाएगा, 60%। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ऑक्सीजन और बोरोन युक्त जो यौगिक है जिसका द्रव्यमान इतना है, इसमें बोरोन का द्रव्यमान इतना है और बोरोन का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला है तो कितना है, 40%। वैसे ही इस यौगिक में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है इतना और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 60% है। ठीक, तो इस तरह से आप इसका हल कर सकते हैं। एकदम आसान प्रश्न था। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा।
आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। ठीक है, देखिए असल में पहले क्या किया जा रहा है, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को जलाया जा रहा है, रिएक्शन कराया जा रहा है और क्या बन जा रहा है, 11 ग्राम कार्बन बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाया जा रहा है। ठीक, आपको बताना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और आपको यह भी बताना है कि रासायनिक संयोजन का कौन सा नियम इस पर लागू होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इसी तरह कॉपी पर उतार लेंगे। 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है, प्रश्न में 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन कितना ग्राम CO2 बनाएगा, और इसका उत्तर जो होगा वह रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप यह समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2। ठीक है, और यह जो CO2 है इसको अगर आप यह किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी कार्बन और O2 मिलकर क्या बना है, CO2। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह है 12 U। ठीक, आपको तो पता ही है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 U। ठीक, और चूंकि 2 को है तो 2 से गुना कर देंगे तो 16 दूना 32 U हो जाएगा। ठीक, अच्छा CO2 जो बना है इसका आणविक द्रव्यमान अगर आप ज्ञात करेंगे तो कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 होता है, चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, तो 16 दूना 32 और 12 कितना हो गया, 44। मतलब 12 U कार्बन और 32 U ऑक्सीजन मिलकर कितना बनता है, 44 U CO2 बनता है। ठीक, अगर आप इस तीनों को एक एक मोल मान लेंगे, 1 मोल यह, 1 मोल यह, 1 मोल यह, तो 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन और मिलके क्या बनता है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, अच्छा प्रश्न में आपके क्या दिया है, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक, देखिए एक स्थिर अनुपात का नियम है, आपने पीछे पढ़ा है, उसमें क्या है कि यौगिकों के निर्माण में उनके संगठक पदार्थों का अनुपात स्थिर होता है। कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी यौगिक जो है, ठीक है, वह जिस जिस पदार्थों से मिलकर बना है, ठीक है, उसका अनुपात स्थिर होता है। जैसे यह कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसका जो अनुपात है वह स्थिर है। कहने का मतलब 12 ग्राम कार्बन है तो यह हमेशा 32 ग्राम ऑक्सीजन से ही मिलेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि 12 ग्राम कार्बन 33 ग्राम ऑक्सीजन से मिल जाएगा, है ना, या फिर 11 ग्राम कार्बन 30 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक, हमेशा जब भी मिलेगा तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलके ही 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, अनुपात यही रहेगा, चाहे इसको अगर दुगुना कर देंगे तो इसको भी दुगुना करना पड़ेगा, तो इसको भी दुगुना करना पड़ेगा। ठीक, इसको आधा करेंगे तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, इसको भी आधा करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा आपके प्रश्न में क्या है, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर बन रहा है 11 ग्राम CO2। यहाँ देखिए यह जो 3 है यह 12 का 1/4 है, यह 8 है यह भी 32 का 1/4 है, और यह 11 है यह भी 44 का 1/4 है, यानी 3 चौका 12, 8 चौका 32 और 11 चौका 44। कहने का मतलब यह जो है यह भी, इसका भी जो अनुपात है वह स्थिर है। ठीक है, इसका भी अनुपात क्या है, स्थिर है। इसका मतलब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जो मिल रहा है 3 ग्राम और 8 ग्राम, ठीक है, थोड़ा भी नहीं बच रहा है कार्बन या कार्बन और ऑक्सीजन, यह पूरा का पूरा मिलकर क्या बन जा रहा है, 8 3 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आपका जो प्रश्न है यहाँ पे 1 नंबर में कि 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन मिलके कितना ग्राम CO2 का निर्माण करेगा। ठीक है, यही प्रश्न है आपका। ठीक, तो हम क्या किए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन मिलके कितना CO2 बनाएगा, हमको नहीं पता, यही ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए अभी आपने देखा कि यौगिकों के निर्माण में उनके संगठक पदार्थों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। कहने का मतलब 12 ग्राम कार्बन हमेशा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही मिलेगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार 3 ग्राम अगर कार्बन होगा तो वह हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर यह 3 होगा तो यह हमेशा 8 ही होगा। ठीक, क्योंकि अनुपात जो होता है वह क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 ग्राम जो कार्बन है यह 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही मिलेगा। ठीक, 3 ग्राम कार्बन जो है यह 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही मिलेगा। बाकी का जो बच गया 50 में से 8 गया तो 42, बाकी का जो 42 बच गया 42 ग्राम ऑक्सीजन यह अकेला ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, यह रिएक्शन में भाग ले ही नहीं पाएगा। आया बात समझ में आपको? तो यहाँ देखिए 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलके 8 3 11 ग्राम CO2 तो बन जाएगा। अब प्लस 42 ग्राम जो ऑक्सीजन है यह भी बच जाएगा, प्लस 42 ग्राम ऑक्सीजन भी बच जाएगा।
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, लेकिन इस 50 ग्राम ऑक्सीजन में से 42 ग्राम ऑक्सीजन जो है वह ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, वह रिएक्शन में भाग लेगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि यह इसका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है। तो सिंपल सी बात है, यह रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है, किसी भी संगठक में, किसी भी यौगिक में उसका जो संगठक है, मतलब जिस चीज़ों से मिलकर बना है वह यौगिक, ठीक है, उसके पदार्थों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। तो अतः लास्ट में हम यह भी लिख देंगे कि इसका उत्तर जो होगा वह रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है, 2 नंबर का जो प्रश्न है, इसका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है, तो इसका उत्तर क्या होगा, यह रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर है। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। आपको बहुपरमाणुक आयन को इसमें परिभाषित करना है। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं बहुपरमाणुक आयन, जिसको पॉलीएटॉमिक आयन भी कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक परमाणुओं का समूह। ठीक, देखिए जैसे अमोनियम, यह एक से अधिक परमाणुओं का समूह है, NH4 है, और इस पर क्या है, नेट आवेश मौजूद है ना, धन आयन है, इस पर प्लस है। ठीक, वैसे ही देखिए इस पर ऋण आयन है। ठीक, नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3, इस पर 2 आवेश है। ठीक, हाइड्रोक्साइड OH-। ठीक, सल्फेट पर देखिए SO4 पर 2 आवेश है, इत्यादि। ठीक, तो इस तरह से आप इसका परिभाषा लिख लेंगे और यह पांचों आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, यह पांचों जो दिया हुआ है यौगिक, इन पांचों यौगिकों का आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इसका आपको लिखना है। तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा, MgCl2 होगा। ठीक, वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल 2 होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, अब इसमें आपका अगला प्रश्न है, देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। देखिए यह 4 को यौगिक दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस यौगिक में कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसका उत्तर भी यहाँ से लिख सकते हैं, बुझा हुआ चूना जो है इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना, और इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन का मिला हुआ है। ठीक है, इस यौगिक में कौन कौन सा तत्व है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। दूसरा नंबर है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये इसमें हाइड्रोजन मिला हुआ है और ब्रोमीन तत्व मिला हुआ है। ठीक, बेकिंग पाउडर जो खाने वाला सोडा होता है उसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, यह उसका नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप उत्तर में नहीं लिखेंगे, हम आपको बता दिए हैं ऐसे ही। इसमें कौन कौन सा तत्व मिला हुआ है, तो इसमें मिला हुआ है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद डी वाला प्रश्न है, इसमें है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो यह जो बना हुआ है यह यौगिक, यह पोटेशियम तत्व से बना है, सल्फर तत्व से बना है और ऑक्सीजन तत्व से बना है। इसमें 3 तत्वों का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस चारों जो यौगिक है इस वह कौन कौन सा तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों के मूलर द्रव्यमान परिकलन कीजिए। देखिए इसमें यह सब देखिए पदार्थ है। ठीक है, यौगिक है, इन सभी का क्या करना है, आपको मूलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए हम चलते हैं कॉपी पर, इसको ज्ञात करते हैं एक एक करके। सकते हैं, इसमें पहला है 6 का A, एथाइन C2H2। देखिए कार्बन का 12 होता है, और चूंकि कार्बन देखिए यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर दिए हैं 12 में, 12 दूना हो गया, या यहाँ देखिए 24 हो गया। और फिर देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक, और चूंकि 2 है तो 2 से गुना कर दिए हैं, तो 1 दूना 2, 24 और 2 26 ग्राम हो गया एथाइन का। ठीक, चलिए सल्फर देखिए, सल्फर का होता है सूत्र S8। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, चूँकि 8 को सल्फर है तो 8 से गुना कर देंगे, तो 32 8 256 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए फास्फोरस का होता है P4। ठीक, और फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 दिया है। ठीक, और चूँकि 4 गो है तो 31 चौका 124। ठीक, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपको ज्ञात करना है, इसका सूत्र होता है HCl। ठीक, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। ठीक, क्लोरीन का Cl जो है यह क्लोरीन होता है ना, तो क्लोरीन का 35.5 है, यह दोनों मिल गया तो कितना हो गया 36.5 ग्राम। ठीक है, वैसे ही देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14।
ठीक। और ऑक्सीजन 3 गो है तो 16 गुने 3 हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 14 एक 15 और 16 तिहाई 48, दोनों जुट के हो जाएगा 63 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। देखिए मोलर द्रव्यमान जो होता है वह हमेशा ग्राम में निकलता है, ठीक। और परमाणु द्रव्यमान हमेशा यू में निकलता है। चूँकि मोलर द्रव्यमान कह रहा है इसलिए सारा का आंसर ग्राम में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है 7 नंबर। यहाँ देखिए निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। पहला में है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, ठीक। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। फिर 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का ज्ञात करना है आपको द्रव्यमान। देखिए एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 27, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न में 10 मोल सोडियम सल्फाइड का परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसका परमाणु नहीं, इसका आणविक द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं कॉपी पर, देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे इसको। आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है इसमें आपको 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए 1 नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 14 यू, ठीक। और इसको जो आप मोल में बदल देंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा 14 ग्राम। आप तो पढ़ेंगे पीछे, ठीक है। तो 14 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो 1 एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 27 यू आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक। तो एक अल्मुनियम का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो 1 मोल अल्मुनियम का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यही यू जो है यह जी में बदल जाएगा, ठीक, 27 जी। और 4 मोल बराबर क्या हो जाएगा, इसे 27 को हम 4 से गुना कर देंगे 108 ग्राम, ठीक। तीसरा प्रश्न में 10 मोल सोडियम सल्फाइड का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए 1 मोल सोडियम सल्फाइड जो है वह सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2SO3। तो हम 1 मोल इसका ज्ञात कर लेंगे और इसी को हम क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। 1 मोल ज्ञात करने के लिए देखिए सोडियम सल्फाइड जो है ये देखिए Na सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। देखिए सोडियम 2 गो है, ठीक। तो 23 गुने 2 कर देंगे, सोडियम का 23 होता है परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद देखिए सल्फर अकेला है तो सल्फर 32 कर देंगे। फिर देखिए ऑक्सीजन 3 गो है तो 16 गुने 3 कर देंगे, ठीक। और 23 दूना 46, 32 का 32 और 16 तिहाई 48, यह तीनों जुटेगा तो हो जाएगा 126 ग्राम, ठीक। अच्छा, यह 126 ग्राम 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान आया, ठीक। हमको निकालना है 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान। तो हम इस 126 में 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 1260 ग्राम, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न है। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर। इसमें आपको मोल में परिवर्तित करना है। इस सब का जो वजन ग्राम में है ना, इस ग्राम को आपको क्या करना है, मोल में बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे, चलते हैं हम कॉपी पर देखते हैं। पहला है ए में 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को आपको क्या करना है, मोल में बदल देना है, ठीक। यह ग्राम में दिया हुआ है, इसको आपको मोल में बदल देना है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वह कितना होता है। देखिए इसका सूत्र होता है O2 और O का ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु द्रव्यमान, और चूंकि 2 गो है तो 16 दूना 32, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान जो है 32 ग्राम हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है 1 मोल हुआ, ठीक। किसी भी यौगिक का मोलर द्रव्यमान जो होता है वह 1 मोल बराबर होता है, ठीक। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वह 1 मोल के बराबर हो गया, ठीक। 1 ग्राम ऑक्सीजन 1/32 मोल हो जाएगा। यानी एक नियम के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी चीज़ का जब हम 1 का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें से इसको हम भाग दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ 1 है, 1 में हम 32 से भाग दे देंगे, ठीक। अब हमको 12 ग्राम का निकालना है, तो अतः 12 ग्राम ऑक्सीजन बराबर क्या होगा, 1 ग्राम का इतना, तो 12 ग्राम का इतना 12 से गुना हो जाएगा, 1/32 गुने 12, ठीक। देखिए यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 4 3 12, और यहाँ 4 से कट जाएगा 4 8 32, ठीक है। अब 3/8 जो है आप इसको जब भाग करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 0.375, इतना मोल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है बी, इस बी को हम ज्ञात करते हैं। 20 ग्राम जल को आपको क्या करना है, मोल में बदलना है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि जल जो है इसका सूत्र क्या होता है H2O, ठीक। इसका मोलर द्रव्यमान अगर आप ज्ञात करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और 2 गो है तो 1 गुने 2, ठीक। और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16, 2 गो और 16 को क्या हो जाएगा 18 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि 18 ग्राम जल बराबर क्या हुआ 1 मोल, ठीक। जब 18 ग्राम जल 1 मोल हुआ तो 1 ग्राम जल क्या होगा 1/18 हो जाएगा, इतना में इतना से भाग हो जाएगा, ठीक। आप तो गणित पढ़े होइएगा, एक नियम है ना। जब 1 ग्राम जल इतना है तो 20 ग्राम जल कितना होगा, इतना गुने 20, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 दहिया के 20 और 2 9 18, 10 में जब 9 से आप भाग देंगे तो यह आपको आएगा 1.11 आंसर होगा मोल, ठीक है। तो इसका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक।
देखिए अगला प्रश्न है सी नंबर, इसमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आपको इसको मोल में बदलना है। तो देखिए CO2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, कार्बन का होता है 12, ठीक, और ऑक्सीजन का होता है 16, चूँकि 2 गो है तो 16 दूना 32, 32 को और 12 को 44 ग्राम, मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 44 ग्राम, ठीक। वही हम लिख दिया 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल। तो 1 ग्राम CO2 बराबर कितना मोल, 1/44 मोल, ठीक। जब 1 ग्राम CO2 का निकल गया तो 22 ग्राम CO2 का हमको निकालना है। तो 22 ग्राम CO2 का मोल कितना हो जाएगा, 1/44, 1 मोल का है और 22 का निकालना है तो 22 से गुना कर देंगे, 22 दूना 44, यानी 1/2, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.5 मोल, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। चलिए 8 नंबर आपने हल कर लिया। अब हम चलते हैं 9 नंबर पे, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। देखिए पिछले प्रश्न में द्रव्यमान दिया हुआ था, आपको मोल में बदलना था, ठीक है, और इसमें आपको ये मोल में दिया हुआ है, आपको ग्राम में बदलना है, ठीक है। 2 प्रश्न है, चलते हैं कॉपी पे। देखिए पहला प्रश्न में 9 का पहला प्रश्न में 0.2 मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम होता है। 1 मोल ऑक्सीजन में कुल द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन में कुल द्रव्यमान कितना होगा, 16 गुने 0.2 से गुना कर देंगे, ठीक है, यह हो जाएगा 3.2 ग्राम, ठीक। चलिए अगला है 0.5 मोल जल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि जल जो है वह H2O होता है, ठीक, और H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, यानी 1 मोल में कितना ग्राम जल होगा, यह देखिए H हाइड्रोजन 2 गो है तो 1 गुने 2 और ऑक्सीजन का 16 होता है, आपको पता ही है, ठीक। 16 और 2 कहीं 2 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, यानी 1 मोल जल में 18 ग्राम जल का अणु है, ठीक है। तो 0.5 मोल जल में कितना होगा, तो हम 18 को 0.5 से गुना कर देंगे, ठीक, कितना हो जाएगा 9.9 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए, ठीक है। 16 ग्राम ठोस सल्फर रखा हुआ है, उसमें आपको सल्फर का कितना अणु है, उसका संख्या क्या है, इसका आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं कॉपी पे, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सल्फर जो है जिसको S8 कहते हैं, S8, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ज्ञात कर लीजिए। सल्फर का होता है 32 और चूंकि 8 गो है यह, तो 32 गुने 8 कितना हो जाएगा, 256 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि 256 ग्राम सल्फर जो है यह 1 मोल के बराबर है, ठीक। क्या हुआ, 256 ग्राम सल्फर जो है यह कितना के बराबर है, 1 मोल के बराबर है, ठीक। जब 256 ग्राम सल्फर 1 मोल के बराबर है, इसका मतलब 1 ग्राम सल्फर को हम S8 लिख दिए हैं, ठीक है। 1 ग्राम सल्फर बराबर कितना मोल होगा, इस 1 में 256 से भाग हो जाएगा, एक नियम के तहत, ठीक। अच्छा, आपको निकालना है 16 ग्राम सल्फर का में कितना अणु होता है, यही ज्ञात करना है। तो पहले 16 ग्राम सल्फर में कितना मोल होगा उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो 16 ग्राम, जब 1 ग्राम सल्फर में इतना मोल, तो 16 ग्राम सल्फर में कितना मोल, इतना गुने 16 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह 16 से यह 256 कट जाएगा 16 बार में, ठीक है। तो 16 ग्राम सल्फर जो है यह कितना हो गया, यह हो गया 1/16 मोल हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपने पढ़ा है पीछे कि 1 मोल किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होता है वह इतना के बराबर होता है, ठीक है, 6.022 × 10⁻23 अणु के बराबर होता है, ठीक। तो आपको 16 ग्राम सल्फर में अणु ज्ञात करना है, ठीक है। तो इतना मोल जो आया है हम क्या करेंगे, इसमें इतना से गुना कर देंगे तो हमको अणु में बदल जाएगा, ठीक। तो 16 ग्राम सल्फर बराबर क्या हो जाएगा, 1/16 मोल गुने इतना से यह जो एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, इससे हम इसको गुना कर देंगे, ठीक। जब इस एवोगैड्रो नंबर से हम गुना कर देंगे तो हमारा इस 16 ग्राम सल्फर में कितना अणु है वह प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, यही लफड़ा है। तो देखिए यहाँ दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे, इस दशमलव को हटा देंगे तो यह बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा, दशमलव के बदला 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 गो संख्या, 3 गो अंक है तो 1 2 3 गो शून्य हो जाएगा, ठीक। हम 16 से इसको भाग कर देंगे, आपको भाग करना पड़ेगा, 16 से 6022 को भाग करेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 376.3 आएगा। आप भाग करके देख लीजिए, भाग करना ही पड़ेगा आपको, ठीक। अब देखिए यह जो हो गया 376.3 बटा 1000 गुने 10⁻23 अणु, ठीक। अब देखिए हम इस 2 को शून्य को हटाएंगे,
यहाँ ये जो 2 को सोना है इसको हटाएंगे तो यह दशमलव खसक के यहाँ आ जाएगा। ठीक, 2 को सोना हटाएंगे तो दशमलव खसक के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी 3.763 बटा 10 गुने 10 का पावर 23 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एगो जीरो जो बच गया है, इस एगो जीरो को जब हम काटेंगे तो यहाँ से एगो जीरो कट जाएगा, यानी यह जो 23 है यह 22 हो जाएगा। ठीक, यह घट जाएगा तो यह हो जाएगा 3.763 गुने 10 का पावर 22। ठीक है, तो 16 ग्राम सल्फर में कुल अणु कितना होगा, 3.763 गुने 10 का पावर 22 अणु। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। आशा आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसको हम हल करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब अगला और अंतिम प्रश्न है आपका 11 नंबर। 0.051 अल्मुनियम ऑक्साइड Al2O3 में अल्मुनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक है, आपको अल्मुनियम ऑक्साइड में 0.051 ग्राम अल्मुनियम ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ अल्मुनियम आयन का कितना संख्या है इसी का आपको परिकलन करना है। ठीक है, अच्छा, संकेत में भी दिया हुआ है कुछ कि किसी भी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसकी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये तो आसान हो गया। दूसरा चीज़ आपको अल्मुनियम का परमाणु द्रव्यमान दे दिया है कितना, 27 U। ठीक, चलिए अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए कॉपी पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, आपका जो यौगिक है इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो देखिए अल्मुनियम का 27 दिया हुआ है और 2 अल्मुनियम है तो 27 दूना 54 हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 तिहाई 48 हो जाएगा। ठीक है, 54 और 48 हो जाएगा, 102 ग्राम हो जाएगा इस पूरे अल्मुनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान। ठीक, इस Al2O3 यौगिक को देखिए, इस यौगिक में अल्मुनियम का क्या परमाणु है, देखिए 2 है। ठीक, तो 1 मोल Al2O3 में अल्मुनियम का क्या परमाणु होगा, 2 परमाणु। अब देखिए 1 मोल Al2O3 में यानी अल्मुनियम ऑक्साइड में अल्मुनियम के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो अल्मुनियम का जो 2 परमाणु है तो अल्मुनियम का 1 परमाणु का 27 है तो 2 है तो 27 दूना 54 ग्राम। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि 102 ग्राम अल्मुनियम ऑक्साइड में 1 मोल अल्मुनियम ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, 102 ग्राम अल्मुनियम ऑक्साइड, क्योंकि इसका मोलर द्रव्यमान इतना है। ठीक है, 102 है तो 102 ग्राम अल्मुनियम ऑक्साइड में अल्मुनियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 54 ग्राम अल्मुनियम। ठीक, 1 ग्राम अल्मुनियम ऑक्साइड में कितना होगा, 54 बटा इतना 102 कर देंगे एक एक नियम के अनुसार। ठीक, अच्छा, आपके किताब में दिया हुआ है कितना का निकालने के लिए, 0.051 ग्राम अल्मुनियम में आपको आपके किताब में दिया हुआ है। इतना ही में आपको ज्ञात करना है कि कितना अल्मुनियम का आयन है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यह ज्ञात करेंगे कि इतना ग्राम अल्मुनियम ऑक्साइड में कितना ग्राम अल्मुनियम है। ठीक, तो 54/102 गुने इतना हो जाएगा तो इतना ग्राम अल्मुनियम निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 हटेगा तो बटा में 1 हो जाएगा, 1 2 3 है अंक है तो 1 2 3 वो सोना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह 51 से कट जाएगा 2 मरतबे और यह 2 से कट जाएगा 27 मरतबे, 27 दूना 54। ठीक, यह हो जाएगा आपको देखिए यहाँ पे 0.027, क्योंकि नीचे में 3 गो सोना है ना, तो हम क्या करेंगे 3 गो अंक हटा के आगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दशमलव हटाइएगा तो फिर नीचे 3 गो सोना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। तो इतना ग्राम हमारा अल्मुनियम निकल गया। ठीक है, एल्यूमिनियम कहने का मतलब कि 0.051 ग्राम अल्मुनियम ऑक्साइड में कुल अल्मुनियम कितना है, 0.27 ग्राम अल्मुनियम। लेकिन आपको ग्राम में नहीं निकालना है, आपको यह पूछा जा रहा है कि अल्मुनियम का आयन का संख्या कितना है। ठीक है, तो जब ग्राम में निकल गया तो आयन भी निकल ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए अल्मुनियम का मोलर द्रव्यमान आपको पता होगा 27 ग्राम होता है। ठीक है, अल्मुनियम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान 27 U होता है, इसलिए इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 27 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 27 ग्राम अल्मुनियम में कितना आयन है, 6.022 गुने 10 का पावर 23 आयन है। ठीक है, यह एवोगाड्रो नंबर है, आप पीछे पढ़े हुए हैं किताब में, आपको याद होगा। 1 मोल में इतना होता है। ठीक, जब 27 ग्राम बराबर 1 मोल, इसका मतलब 27 ग्राम 1 मोल बराबर कितना, इतना आयन। ठीक है, जब 27 ग्राम में इतना आयन है तो 1 ग्राम में कितना होगा, इतना बटा 27 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, आपको इतना का निकालना है 0.027 ग्राम अल्मुनियम का, तो 0.027 ग्राम अल्मुनियम में कितना होगा, इतना बटा इतना है ही, इसने इतना से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे।
ठीक। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 है, तो नीचे 1 2 3 को शून्य हो जाएगा, ठीक है। 27 से 27 कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ जो 3 गो सोना है, ठीक, इसे हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो यह हो जाएगा 20, मतलब 23 में से 3 गो घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.022 गुने 10 का पावर 20 आयन हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब 0.027 ग्राम अल्मुनियम में कितना आयन होगा, इतना आयन, ठीक। और आपके किताब के प्रश्न में है कि इतना 0.05 ग्राम अल्मुनियम ऑक्साइड में कितना अल्मुनियम का आयन होगा, तो इतना ग्राम होगा और इतना आयन होगा, ठीक। तो वही यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः 0.051 अल्मुनियम ऑक्साइड में इतना ग्राम अल्मुनियम ऑक्साइड में, ठीक है, कुल अल्मुनियम आयन की संख्या कितना होगा, 6.022 गुने 10 का पावर 20, ठीक है। इसी तरह हम इसको हल कर लेंगे। एकदम आसान प्रश्न था, आशा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसको रिपीट कर ले, आशा है आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका यह जो अभ्यास प्रश्नावली है यह खत्म हो गया। इसमें 11 प्रश्न थे, इस 11 प्रश्न को आपने अच्छे से समझ के हल कर लिया और इसी के साथ आपका यह अध्याय पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो आपको आपके मोबाइल में पहुंचता रहे हमेशा सबसे पहले, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहें, खुश रहें।